तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी, द फ्लाई। द फ्लाई को लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। ये स्टोरी पब्लिश हुई थी 1922 में। ये जो 1922 का समय है, इससे जस्ट पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुई थी। तो इस स्टोरी में भी वर्ल्ड वॉर का ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कैथरीन मैन्सफील्ड ने इस स्टोरी में वॉर के जो भी प्रभाव हो सकते हैं, जो भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, उनको बहुत अच्छे ढंग से दिखाया, क्योंकि कैथरीन मैन्सफील्ड ने खुद अपने जवान भाई को वॉर में खो दिया था। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी वुडी फील्ड और बॉस की है। वुडी फील्ड, जो कि बॉस के ऑफिस में काम करता था, वो अब उससे मिलने सिर्फ ट्यूसडेज को जाता था। क्यों? क्योंकि उसको एक हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उसकी पत्नी और बेटियों ने निकलना बंद कर दिया था। अब वो बहुत बूढ़ा भी हो चुका था, लेकिन वो बॉस से मिलने जाना चाहता था, इसलिए अब सिर्फ ट्यूसडेज को वो बॉस से मिलने जाता है। जब वो बॉस से मिलने जाता है तो वो प्रॉपर जैसे पहले तैयार होता था वैसे ही तैयार होकर जाता है। जब वो बॉस से मिलता है, बॉस जो कि उससे 5 साल बड़ा है, लेकिन अभी भी उसने अपने आप को काम से रिटायर नहीं किया है। वुडी फील्ड अपने आप को रिटायर कर चुका है। बॉस कोई जवान व्यक्ति नहीं है। वुडी फील्ड जब बॉस से मिलता है तो वो उससे बातें करता है और बॉस उसको अपने ऑफिस में हुए चेंजेस दिखाता है। कहता है कि देखो, मैंने अभी ये नया कारपेट लिया है, ये रेड कलर का कारपेट, देखो देखो मैंने अपना इंटीरियर चेंज कर दिया, देखो मैंने अपना फर्नीचर चेंज कर दिया। वो ये सारी बातें बताता है। लेकिन उस ऑफिस में लगी हुई एक तस्वीर जिसको वुडी फील्ड देखता है और ये नोटिस करता है कि ये तस्वीर 6 साल से जहाँ पर है वहीं पर लगी हुई है। उस पे धूल भी पड़ी हुई है, लेकिन वो तस्वीर अपनी जगह से नहीं हटी। वुडी फील्ड बॉस से कहता है कि मुझे यहाँ पर काम करना बहुत अच्छा लगता था, मुझे यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है। वुडी फील्ड उससे ये भी कहता है कि अरे, मैं कुछ बताने आया था लेकिन मैं भूल गया। तो बॉस कहता है कोई बात नहीं। वो उसको विस्की देता है और कहता पियो। जब वुडी फील्ड विस्की पीता है, उसके बाद उसको याद आता है, वो उससे बताता है कि अरे, अभी पिछले हफ्ते मेरी बेटियां बेल्जियम गई थी, वहाँ पर उन्होंने मेरे बेटे रेजी की कब्र देखी, पास में ही उन्होंने तुम्हारे बेटे की भी कब्र देखी। वो ये बात बताता है तो बॉस को ऐसा लगता है जैसे उसको धक्का लगा, उसके किसी पुराने जख्म को किसी ने फिर से छेड़ दिया। बॉस वुडी फील्ड की बातें सुनता है। वुडी फील्ड जैसे ही विस्की ख़त्म करता है, बॉस उसे जाने को कहता है। वुडी फील्ड के जाने के बाद बॉस अपने क्लर्क मैसी को बुलाकर कहता है कि अब लगभग आधे घंटे तक कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो कुछ देर तक खड़ा होकर ज़मीन को देखता रहता है। उसके बाद आकर वो अपनी कुर्सी पर बैठता है और उसे ऐसा लगता है जैसे 6 साल पुराना उसका दर्द फिर से उभर आया हो। वुडी फील्ड की बात उसे याद आती है। वुडी फील्ड उससे कहता है कि शायद अभी तक आप अपने बेटे की कब्र पर नहीं गए हो, लेकिन उन लोगों ने कब्रों को बड़ा मेंटेन करके रखा है। बॉस बैठ जाता है, कुर्सी पर बैठा होता है और बॉस को अपने बेटे की मौत के बारे में किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लोग कभी ना कभी उसके इस जख्म को छेड़ देते हैं, जैसे कि आज वुडी फील्ड ने उसके इस जख्म को छेड़ दिया। बॉस बैठा होता है, अचानक उसकी नज़र एक मक्खी पर पड़ती है। मक्खी वहाँ रखे हुए एक इंक पॉट में गिर जाती है। बॉस उसे एक पेन लेकर उसे बाहर निकालता है और एक पेपर पर रख देता है। मक्खी बाहर आकर अपने पंखों को साफ करती है और उड़ने की कोशिश करती है, उड़ने के लिए तैयार होती है। अचानक बॉस इंक पॉट में से फिर स्याही निकालता है और मक्खी के ऊपर डाल देता है। बॉस ये देखना चाहता है कि अब मक्खी क्या करेगी। मक्खी ने फिर से अपने पंखों को साफ किया और उड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन बॉस ने फिर से इंक पॉट में से इंक ली और उसके ऊपर डाल दी। अब मक्खी क्या करती? मक्खी ने फिर से अपने को साफ किया और उड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार उसको पहले से ज़्यादा समय लगा। जब बॉस ने देखा कि अब मक्खी फिर से उड़ने के लिए तैयार है, तभी बॉस ने अचानक से उसके ऊपर फिर से इंक डाल दी, लेकिन इस बार मक्खी
उड़ नहीं सकी। बॉस ने उससे कहा, नहीं तुम उड़ सकते हो, तुम बहादुर हो, लेकिन मक्खी मर चुकी थी क्योंकि हर कोशिश के बाद वो कमज़ोर होती जा रही थी। यही हाल बॉस का था। इन 6 सालों में जब जब वो अपने दुख से उबरने की कोशिश करता था, कोई ना कोई व्यक्ति आकर उसके उस दुख को छेड़ देता था और वो फिर से कमज़ोर हो जाता था। यहाँ पर बॉस जो है अपने आप को मक्खी और अपने बेटे का जो मौत का दुख था उसको स्याही से कंपेयर कर रहा था। जब जब बॉस उठने की कोशिश करता है, लोग उसके ऊपर आकर उसके बेटे की मौत की खबर सुनाकर या मौत के बारे में बातें करके उसे और कमज़ोर बना देते हैं। बॉस सोचता है कि समय के साथ इंसान का दुख थोड़ा कम होता जाता है। वो ये सोचता है कि अगर वो कमज़ोर पड़ गया तो ये जो कंपनी उसने अपने बेटे के लिए खड़ी करी थी, आज उसका बेटा नहीं है, लेकिन उसको तो यहाँ पर काम करने वाले लोगों का ध्यान करना है, उनके लिए उसे खड़ा रहना है, उसे कमज़ोर नहीं पड़ना, उसे हिम्मत बनाए रखनी है। अगर हर आने जाने वाला व्यक्ति उसके इस दुख को कुरेदेगा तो वो कमज़ोर होता चला जाएगा। बॉस को अपने बेटे की मौत का दुख था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि रोज़ उसको ये बात याद दिलाई जाए। अगर उसको रोज़ ऐसे ही कुरेदा जाएगा तो एक ना एक दिन वो भी मर जाएगा। तो ये थी इस स्टोरी की समरी। बॉस के द्वारा कैथरीन मैन्सफील्ड ने उस समय के जो वृद्ध पीढ़ी थी, बुज़ुर्ग लोग थे, उनके दुख को व्यक्त करने की कोशिश करी, क्योंकि ये वो पीरियड था जब हर घर से कोई ना कोई एक व्यक्ति वॉर में गया और शहीद हो गया। जब लोग अपने बच्चों को भेजते थे वॉर में तो उन्हें ये उम्मीद नहीं होती थी कि ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जाते थे। किसी का जवान बेटा गया, किसी का जवान भाई गया, किसी का जवान पति गया, तो हर किसी के यहाँ दुख था, तकलीफ थी। ये वो पीरियड था। तो कैथरीन मैन्सफील्ड जिन्होंने अपने भाई को भी वॉर में खोया था, इस स्टोरी के माध्यम से वो ये बताना चाहती हैं कि टाइम जो है वो एक हीलर है। समय के साथ लोग दुख भूलता तो नहीं, लेकिन कम हो जाता है। तो लोग बार बार अगर उसी चीज़ को दोहराएंगे, कुरेदेंगे, तो इंसान एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैथरीन मैन्सफील्ड एज अ स्टोरी राइटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी और टॉपिक पे आप कोई और कंटेंट चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।